युद्ध केवल जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं लड़ा जाता, युद्ध लड़ा जाता है उन दावों के लिए जिन्हें सत्य का चोला पहनाया जाता है। लेकिन जंग का एक उसूल है, सच कभी बाहर नहीं आता। नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। कचहरी के वॉर वाले एडिशन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, ईरान युद्ध को लेकर आज कई बड़ी खबरें सामने आई। ईरान की टॉप लीडरशिप के एक और चेहरे के खात्मे की खबर के साथ साथ टीम ट्रंप में दरार पड़ने की बात सुर्खियां बटोर रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की टीम से इस्तीफा दे दिया है। जो केंट एक लंबा चौड़ा लेटर उन्होंने लिखा और कहा कि जिस तरह ट्रंप ने ईरान पर युद्ध थोपा वो सही नहीं था। उनकी अंतरात्मा इस युद्ध के लिए गवाही नहीं दे रही थी, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कह दिया कि वो लंबी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है और बिना शर्त अमेरिका के सामने सरेंडर का कोई चांस नहीं, कोई इरादा नहीं। ईरान ने आज भी पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट करने का दावा किया। हालांकि इन सब के बीच अब भी युद्ध को लेकर कई वीडियो सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रहे हैं। कुछ वीडियोस और रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो इजराइल की टॉप लीडरशिप को भारी नुकसान की बात कहती हैं, तो कुछ रिपोर्ट्स में ईरानी लीडरशिप के सफाई का जिक्र है, यानी कि उनका खात्मा हो चुका है। और अब तो इस तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आई, जो शख्स ईरान को चला रहा था, ईरान में खामनेई की मौत के बाद पूरे सिस्टम को साथ लेकर चल रहा था, वो अली लारिजानी जंग में मारे जा चुके हैं। तीसरा अपडेट मुस्तफा खामनेई को लेकर आया, जिसमें रूस की सरकारी मीडिया के हवाले से यह खबर आई कि मुस्तफा इस वक्त रूस में नहीं है और उनके रूस में इलाज की खबर सही नहीं है। और ये सारी बातें रूस में ईरानी राजदूत के हवाले से छापी गई हैं। सवाल यह है कि ईरान वॉर को लेकर रियल वर्सेस फेक की लड़ाई किस तरह हावी हो रही है। ईरान युद्ध के 3 चेहरों का संपूर्ण सच क्या है, कचहरी में महायुद्ध के अर्ध सत्य की पेशी। ईरान युद्ध अब अगले दौर की तरफ बढ़ रहा है, जहां नई नई मिसाइलों से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। खाड़ी मुल्कों पर गोला बारूद बरस रहा है, सिविलियन कंपाउंड्स टारगेट हो रहे हैं, तेल के कुओं से लेकर एयरपोर्ट तक इन सभी जगह से धुएं का गुबार उठ रहा है। की मौत हो गई है, नेतन्याहू नहीं रहे। इस तस्वीर में आप देखेंगे उनके हाथ दिख रहे हैं। अब उनकी हाथों की उंगलियां जो है उन पर गौर कीजिए। एक हाथ में 6 उंगलियां हैं। ऐसी फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन चल रही है कि नेतन्याहू के फेक वीडियोस आ रहे हैं। लेकिन इसी वॉर जोन से अब कंफ्यूजन वाली सिचुएशन पैदा की जा रही है। कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन जिंदा है, किसकी मौत हुई, इसे लेकर अलग अलग दावे, थ्योरियां, कहीं अंगूठियों का तिलिस्म है, कहीं चेहरों का फरेब है, फर्जी उंगलियों की चाल है, सूचनाओं का मायाजाल है, ऐसा मकड़जाल है जिसमें आम इंसान फंस जाए और युद्ध देखने की दशा दिशा ही बदल जाए। इस नए डिसइंफॉर्मेशन वॉर में फैक्ट यानी तथ्य पीछे छूट रहे हैं। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लीडर फर्जी सूचनाओं के ट्रैप में फंस रहे हैं और दुनिया के सामने खुलकर ये बात कबूल भी कर रहे हैं। They showed all sorts of things happening in the last 2 weeks that never happened. Between their kamikaze boats that don't exist, between blowing up the aircraft carrier, one of the great ships in the world, the Abraham Lincoln, on fire. They showed it on fire. I called the general. I said, General, what's with the Abraham Lincoln? It looks like it's burning down. No, it's not burning down. Not a bullet was ever fired at it, sir. They know better. I said, this is my first glimpse of AI and what they've done with it. सोचिए, जब अमेरिकी राष्ट्रपति कंफ्यूज हो जाए, उनके माथे पर पसीना आ जाए, तो आम आदमी का क्या हाल होगा। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि असली बम बारूद के बीच अफवाहों की कितनी मिसाइलें दागी जा रही हैं। ईरान वॉर को लेकर फेक युद्ध की फैक्ट्री से कितना झूठ निकला। ईरान युद्ध के 3 बड़े नेताओं का सच क्या है। मुज्तबा, नेतन्याहू और लारिजानी पर सटीक खबर क्या है।
बीते कुछ वक्त से इन तीनों को लेकर न जाने कितनी खबरें सामने आई। ऐसे ऐसे दावे हुए जो फेक और डीफेक के मायाजाल से आगे निकल गए। ग्रोक, जेमिनाई और चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स भी कंफ्यूज होने लगे कि कौन सा वीडियो सच है, कौन सा नहीं, कौन सी जानकारी सही है, कौन सी फेक न्यूज है। सवालों की बाढ़ सामने आने लगी। लेटेस्ट एग्जाम्पल अली लारिजानी का है। इजराइल ने दावा किया कि ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और ईरान की नेशनल सुप्रीम काउंसिल के चीफ अली लारिजानी की मौत हो गई। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स के हवाले से दावा किया गया कि तेहरान पर हुए हमले में बासिज कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी और अली लारिजानी का खात्मा हो गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक जिस वक्त हमला हुआ तब लारिजानी अपने बेटे के साथ सीक्रेट अपार्टमेंट में मौजूद थे। मुझे चीफ ऑफ स्टाफ से सूचना मिली है कि ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी और ईरान के केंद्रीय दमनकारी तंत्र बासिज के प्रमुख गुलाम रजा सुलेमानी को मार दिया गया है और वो विनाश कार्यक्रम के मुखिया आयतुल्ला अली खमेनी के साथ नरक की गहराइयों में बुराई की धुरी से मारे गए सभी लोगों के साथ शामिल हो गए हैं। इजराइल का दावा है कि उसने बड़े टारगेट्स एलिमिनेट कर दिए, लेकिन इजराइल की तरफ से एक मैसेज जारी किया गया। खुद अली लारिजानी के एक्स मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट जारी की गई जिसके जरिए यह बताने का दावा किया गया कि लारिजानी सेफ एंड साउंड है। सवाल यही है कि महायुद्ध अर्धसत्य में क्यों फंसता जा रहा है, क्यों इंफॉर्मेशन वॉर में सटीक जानकारी छिप रही है। इन सारे सवालों के बीच एक बार फिर चंद रोज पहले दिया लारिजानी का बयान वायरल होने लगा। ट्रंप इस बात को नहीं समझ रहे कि ईरान की जनता समझदार है, मजबूत है और दृढ़ संकल्प वाली है। जितना ज्यादा अमेरिका ईरान को दबाने की कोशिश करेगा उतना ज्यादा ही ईरानी जनता की इच्छा शक्ति और मजबूत होती चली जाएगी। अब इजराइल जिस तरह हमले कर रहा है ये उसकी बेचैनी दिखाता है। ईरान दुश्मन के खिलाफ पूरी तरह तैयार है। जंग में एक और किरदार है जिससे लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर कई तरह के दावे किए गए। उनके वीडियो को एआई जनरेटेड बताया गया। कॉफी शॉप वाला वीडियो हो या फिर उससे पहले 6 उंगलियों का तिलिस्म, इन वीडियो पर सवाल उठे। कुछ पोस्ट फ्लोट की गई जिनमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल पर सस्पेंस की बात थी। देखते ही देखते इजराइल के पीएम की सेहत पर चर्चा बढ़ने लगी। बात जिंदगी और मौत तक आ गई और फिर रियल बनाम फेक युद्ध शुरू हो गया। नेतन्याहू की एक और तस्वीर ये आई। इस तस्वीर में आप देखेंगे उनके हाथ दिख रहे हैं। अब उनकी हाथों की उंगलियां जो हैं उन पर गौर कीजिए। एक हाथ में 6 उंगलियां हैं। अब इसको लेकर लोगों ने कहा ये तो फेक वीडियो है, 6 उंगलियां कैसे हो सकती हैं? तो इस वीडियो का सच सामने आ गया। इसी के साथ एक और तस्वीर दिखा दीजिए। नेतन्याहू के हाथ जब क्लोजअप में दिखाए गए तो देखिए कैसे उनके एक हाथ में 7 उंगलियां, दूसरे हाथ में भी 7 उंगलियां। इसका मतलब यह है आजकल एआई के जरिए किस तरह झूठ फैलाया जा सकता है। कनिष्क अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, एआई एक्सपर्ट हैं। सर, ये देखिए तस्वीरों से क्या हो रहा है। नेतन्याहू को मार दिया, बोला उनकी मौत हो गई। ये ऐसी वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। हाँ, आजकल जो देखिए युद्ध लड़ा जाता है वो आजकल सोशल मीडिया पे लड़ा जा रहा है। मतलब कि उसमें कोशिश करी जा रही है कि देखिए डीप फेक जो बनाते हैं, ये वीडियो आपने देखे, ये सारे डीप फेक कहलाते हैं। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डीप फेक का मतलब है कि वीडियो के ऊपर या फोटो के ऊपर उन मॉडल को ट्रेन किया जाता है और बताया जाता है, सच की जगह उसको भ्रमित किया जाता है ताकि आप भ्रमित हो कि ये सच्चाई है या झूठ है। सोचिए, डिसइंफॉर्मेशन वॉर को डिबंक करने के लिए, फेक यूथ पर लगाम कसने के लिए कुछ ही घंटों के अंदर नेतन्याहू के 4 वीडियो सामने, या यूं कहें कि उन्हें कुछ वीडियो जारी करने भी पड़े और फिर ये बताना भी पड़ा कि 6 नहीं 5 उंगलियां हैं। सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं लगभग मर ही चुका हूँ। मुझे कॉफी इतनी पसंद है। जानते हैं मुझे और क्या पसंद है? मुझे अपने लोग और उनका शानदार व्यवहार बहुत पसंद है। क्या आप उंगलियां गिनना चाहेंगे? आप दिखा सकते हैं। ताज़ा हवा लेने के लिए बाहर जाने वाले लोगों के लिए एक संदेश, किसी सुरक्षित शेल्टर के पास रहें। आपका रवैया अद्भुत है। यह मुझे, सरकार को, आईडीएफ को और मोसाद को शक्ति देता है। एनडीटीवी संवाददाता आदित्य राजकौल भी यरूशलेम के उस कैफे में गए जहां इजरायली पीएम के कॉफी पीने का वीडियो वायरल हुआ। आदित्य राजकौल ने वहां लोगों से बात की। कई दिनों से
ऐसी फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन चल रही है कि नेतन्याहू के फेक वीडियोस आ रहे हैं और उनको मार दिया गया है। बट सच्चाई तो ये है कि नेतन्याहू बिल्कुल जीवित हैं और अपने प्रधानमंत्री कार्यालय से और अपने घर से जंग की गतिविधियों को पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वही सटाफ कैफ़े है जेरूसलम का, जहाँ पर नेतन्याहू खुद आए थे, उन्होंने कॉफ़ी ली थी, उनके साथ और भी स्टाफ के लोग थे और यहाँ पर कॉफ़ी ली, उन्होंने एंजॉय किया और उसके साथ ही बोला कि लोगों को जो है जंग में साथ देना चाहिए सरकार का, देश का, और इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो करने चाहिए। साथ ही इसके बाद दूसरा वीडियो आया था जिसमें वो आईडीएफ के लोगों के साथ और आम नागरिकों के साथ बातचीत करते हुए आए। तो सच्चाई तो ये है कि बहुत उनके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, एआई वीडियो का जिक्र किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनको ईरान ने मार दिया है, लेकिन ऐसी कोई गतिविधि नहीं हुई। नेतन्याहू से पहले ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा को लेकर कई खबरें फ्लोट। कल तक दावा किया गया था कि वो रूस चले गए, रूस में इलाज करवा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। अब रूसी एजेंसी ने रूस में ईरानी राजदूत के हवाले से कहा है कि मुज्तबा रूस आए ही नहीं। सवाल फिर वही, आखिर मुज्तबा का सच क्या है? क्या मुज्तबा भी डिसइंफॉर्मेशन वॉर का शिकार हो गए? तो मुस्तफा खामनेई को लेकर ईरान के उप विदेश मंत्री हों या फिर ईरानी सरकारी प्रेस, सभी का दावा है कि मुस्तफा ठीक हैं, स्वस्थ हैं और अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। 24 घंटे में ईरान के दो उप विदेश मंत्री मुस्तफा खामनेई की गिरती सेहत की खबरों को अफवाह बता चुके हैं। लेकिन यह भी सही है कि मुस्तफा का ना तो कोई वीडियो आया और ना ही कोई इंटरव्यू। और अब जहां तक ईरान के सुरक्षा सलाहकार अली लारीजानी का सवाल है, तो इसे लेकर अब अमेरिका का रिस्पांस भी सामने आ गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजराइल की बातों का सपोर्ट किया और कहा कि इजरायली हमले में लारीजानी और वासिज कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी की मौत हो चुकी है। आपको याद दिला दूं, कुछ दिन पहले ही अमेरिका की तरफ से मुस्तफा और लारीजानी समेत कई लीडर्स पर $10 मिलियन यानी करीब 92 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया था। और अब इजराइल के विदेश मंत्री का रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने तो लारीजानी पर इनाम रखा था, लेकिन हमने ये काम फ्री में कर दिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, क्योंकि ईरान का सिस्टम ऐसा है जो सुप्रीम कमांडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद भी अखंड रहा। लीडरशिप बदलती रही, जनरल बदलते रहे, लेकिन ईरानी हमले की धार में कमी नहीं आई, ये दुनिया ने देखा। मगर लारीजानी को लेकर एक्सपर्ट्स की राय थोड़ी अलग है। कई लोगों को लगता है कि अब ईरान के लिए इस जंग को सही दिशा में आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। लारीजानी की गैर मौजूदगी में ईरान इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बारूदी ब्लूप्रिंट को आगे बढ़ाने में मुश्किलों का सामना करेगा। तो सवाल है कि क्या वाकई लारीजानी के बाद ईरान की लीडरशिप खत्म हो गई? क्या ईरान में अव्यवस्था फैलने का डर है, या फिर अमेरिका के लिए नया सरप्राइज इंतजार कर रहा है? अट्ठाईस फरवरी 2026, तेहरान, सुबह 9:32। इन धमाकों ने दुनिया को यह बता दिया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने पहले युद्ध में उतर चुके हैं और इजराइल ने ईरानी शासन को जड़ से मिटाने का बटन ऑन कर दिया। धीरे धीरे पता चला कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई हमले में मारे गए, दर्जनों टॉप कमांडर मारे गए। अमेरिका और इजराइल अब भी कहता है कि ईरान को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, जमींदोज हो गई। लेकिन जंग जारी है। नेतन्याहू आए और ईरान के नंबर 2 को खत्म करने का ऐलान कर दिया। हमने अली लारीजानी को मार गिराया, जो IRGC या गैंगस्टरों के गिरोह का सरगना था। हम मौजूदा शासन को कमजोर कर रहे हैं ताकि जनता को इसे हटाने का मौका मिल सके। ये सब एक साथ नहीं होगा और आसान भी नहीं होगा, लेकिन अगर हम लगातार कोशिश करते रहे तो हम ईरानी जनता को अपना भाग्य अपने हाथों में लेने का मौका देंगे। हम खाड़ी क्षेत्र में अपने अमेरिकी सहयोगियों की मदद कर रहे हैं। हम अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरह से सहायता करेंगे। आगे और भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आने वाली हैं।
नेतन्याहू और ट्रंप दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। दोनों चाहते हैं कि ईरान युद्ध का किनारा किसी तरह मिल जाए, लेकिन ईरान का सिस्टम ऐसा होने नहीं दे रहा, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद भी अली लारिजानी ईरान की सत्ता और सेना के बीच की कड़ी के तौर पर दिखाई देते रहे। लेकिन अब वेस्टर्न मीडिया में उनकी मौत की खबरों ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये, लारिजानी के बाद ईरान का क्या होगा? क्या ईरान अब मिलिट्री स्टेट बन जाएगा? क्या ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कब्जा कर लेंगे? क्या ईरान का सुरक्षा तंत्र पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो गया? प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मैंने इजराइल डिफेंस फोर्सेस को ईरान में आतंक और दमनकारी शासन के नेतृत्व का खात्मा जारी रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा बार बार उस पर प्रहार करके उसे फिर से पनपने से रोकने का भी निर्देश है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व में हो रहे भारी फेरबदल के बारे में बात की है। ईरान के दो सबसे वरिष्ठ नेताओं के खात्मे के बाद भी ये फेरबदल जारी है और इसमें और तेजी आई है। इजराइल लारिजानी को न्यूट्रलाइज करने का दम भरता है और इसे अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट भी मानता है, लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों? इसके लिए लारिजानी के ईरान में महत्व को समझना जरूरी है। अगर वाकई लारिजानी नहीं रहे तो यह ईरान के लिए गहरा झटका है, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत एक युग का अंत माना जा रहा है, लेकिन अली लारिजानी का जाना ईरान की राजनीतिक व्यवस्था के उस ढांचे का ढहना है जो शासन को संतुलित रखता था। अली लारिजानी को ईरानी शासन के भीतर एक स्थिरता लाने वाले और व्यवहारिक राजनेता के तौर पर देखा जाता रहा है। अली लारिजानी ईरान के उन गिने चुने नेताओं में से थे जो कट्टरपंथियों और पश्चिमी देशों के साथ बातचीत के बीच एक पुल का काम करते थे। रिपोर्ट्स कहती हैं, लारिजानी की मौत की खबर के बाद ईरान के अंदर उदारवादी या व्यवहारिक गुट पूरी तरह कमजोर हो सकता है। खामेनेई की मौत के बाद उत्तराधिकारी की लड़ाई पहले से ही चल रही थी, लेकिन लारिजानी के हटने से अब मैदान सिर्फ कट्टरपंथियों और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के लिए खुला रह गया है। पूरी सतर्कता बरतते हुए किसी भी तरीके के तनाव, संघर्ष या सड़कों पर शासन के भाड़े के सैनिकों के पास जाने से बचें। इन दुष्ट तत्वों का इरादा आपकी रोशनी, पवित्रता और जीवन के उत्सव का अंधकार, गंदगी और मौत की तरफ धकेलना है। उन्हें ये मौका ना दे। मैं दमनकारी तत्वों को चेतावनी देता हूँ, सड़कों, गलियों और मोहल्लों को खाली कर दें और जनता के विरोध खड़े ना हो। सड़कों पर बने रहने और जनता के शांतिपूर्ण उत्सव को दबाने के परिणाम भुगतने होंगे। सवाल है कि ईरान के लिए आगे की राह कैसी होगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ईरान को लेकर चैन से नहीं बैठने वाले। लेकिन यह भी सही है कि लारिजानी के जाने की खबर सामने आने के बाद से ईरान में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। ईरान ने आयतुल्लाह खामेनेई के बाद मुज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुना, लेकिन रिपोर्ट्स थी कि मुज्तबा के घायल होने के बाद लारिजानी ही मिलिट्री कमांड का स्ट्रक्चर देख रहे थे। ईरान के युद्ध और सैन्य फैसलों के मुख्य सूत्रधार बनकर उभरे थे। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखा जा रहा था जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर और देश के सियासी नेतृत्व के बीच तालमेल बैठा रहा था। लारिजानी ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 में होने वाली महत्वपूर्ण युद्ध बैठकों का हिस्सा थे। वो सिर्फ परामर्श नहीं देते थे, बल्कि सैन्य कार्रवाई और कूटनीति के बीच संतुलन बनाने वाले मुख्य शख्स थे। लारिजानी ईरान के रक्षा तंत्र और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े संवेदनशील फैसलों में आखिरी फैसला लेने वाले इनर सर्किल के सदस्य थे, यानी वो ग्रुप जो ईरान के टॉप फैसले लेता है। लारिजानी की हत्या की खबर को ईरान के लिए इसलिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने ईरान की मिसाइल और ड्रोन रणनीति को कूटनीतिक कवच बना दिया था और कहा जा रहा है कि अब युद्ध के मैदान में ईरान की सोच समझकर कदम उठाने वाली क्षमता यानी कैलकुलेटेड अप्रोच खत्म होने की बातें होने लगी हैं। No anti-aircraft weapons. They have no leadership. The leadership is gone. But then they set up a new leadership to go and name a new leader, and that leadership is gone. And now they think maybe the sun is gone. They're all gone. My biggest problem is I have no idea who we're talking to because nobody ever heard of any of these people. They're all dead. ईरान को लेकर अमेरिका और ईरान हर तरह की अप्रोच आजमा कर देख चुका है। बात न्यूक्लियर सिस्टम को रोकने से शुरू हुई थी, लेकिन जंग तक पहुंच गई।
अमेरिका और इजराइल की लीडरशिप इंटैक्ट है, कमांड सेंटर काम कर रहा है। अब लारिजानी की मौत की खबर के बाद ईरान का क्या होगा? क्या ईरान की चेन ऑफ कमांड कायम रहेगी या फिर ईरान भी सीरिया, लीबिया और इराक जैसे गृह युद्ध में फंस जाएगा? सवाल यह भी है कि क्या लारिजानी की मौत की खबर ने अमेरिका को जंग से निकलने का बहुत बड़ा एग्जिट रूट दे दिया है? तो इसके साथ एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या ईरान को लेकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं? क्या उन्होंने मान लिया है कि उन्हें ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी चूक कर दी, गलती कर दी? हमारे ऐसा कहने के पीछे है ट्रंप का सबसे ताजा और नया बयान, जिसमें उन्होंने ईरान की ताकत का लोहा मान लिया है। उन्होंने माना है कि वाकई ईरान तो बहुत ताकतवर है और उन्होंने इसे हल्के में ले लिया और उससे निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, बल्कि यूं कहें तो रास्ता ही नहीं मिल रहा। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके पहले उनको भी उम्मीद नहीं होगी, अमेरिका को बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी कि इतनी जल्दी वो, क्योंकि उनके पहले इजराइल और दोनों ने जब युद्ध शुरू किया तो उन्हें लग रहा था कि शायद 2 से 3 दिन में युद्ध खत्म हो, और हमने कई बार सुना भी, प्रेसिडेंट भी और अमेरिका भी कह रहा था और इजराइल को भी यही लग रहा था। लेकिन ईरान ने सबको चौंका दिया और दिखाया युद्ध में हम पीछे नहीं हटेंगे, हम तो बल्कि आपको ललकारते हुए मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और आप हारने की कगार पर खड़े हैं, ऐसा इनका दावा है। देखिए रिपोर्ट। अट्ठाईस फरवरी को ईरान पर बारूदी हमलों की जो खेप ट्रंप ने शुरू कराई थी, वो आज भी जारी है। आज भी एक तरफ ट्रंप और नेतन्याहू हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की सेना, ईरान के लोग जो जंग में पीछे हटने के बजाय युद्ध को और ज्यादा घातक बना रहे हैं। शायद ट्रंप को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका के सामने ईरान किसी घायल शेर की तरह ऐसे दहाड़ेगा, ऐसे हमले करेगा। उनके ताजा बयान से तो लग रहा है मानो ट्रंप ईरान पर फंस गए हैं। ईरान से युद्ध पर ट्रंप अब डर गए हैं, क्योंकि जिस तरह से ईरान पलटवार कर रहा है उससे ट्रंप हैरान है, परेशान है। You can't let Iran, who's truly a nation of great terror and power. They have tremendous power. They have thousands of missiles, most of which we've terminated. सोचिए, ये वो देश है जो एक तरफ कहता है कि वो दुनिया में सबसे ताकतवर है, उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर और एडवांस सेना है और उसे किसी दूसरे की कोई मदद की जरूरत नहीं। We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. सुना आप? और ठीक उसी दरमियान वो बीच में बयान देते हैं कि ईरान ने उन्हें हैरान कर दिया है। Nobody expected that. We were shocked. And the other one, they fought back. They could have yielded. एक तरफ वो बयान देते हैं कि अमेरिका ने ईरान को बुरी तरह से पीट दिया है, जो अब सिर नहीं उठा पाएगा। Iran is a shell of itself. It's no longer a bully. It's the one that gets bullied. It's a bully that got beat up. We beat the crap out of them. And they deserve that. तो दूसरी तरफ वो दूसरे देशों को ललकारते और डराते हुए भी दिखते हैं कि अगर ईरान को साथ में मिलकर रोका नहीं गया तो शेयर बाजार गिर जाएगा, दुनिया आर्थिक मोर्चे पर तबाह हो जाएगी। You want to see a stock market go down? Start letting them hit you with nukes, okay? डोनाल्ड ट्रंप हर दिन सामने आकर ईरान को घातक नुकसान करके उसका खात्मा करने का दावा करते रहे हैं। Since the beginning of the conflict, we've struck more than 7,000 targets across Iran, and these have been mostly commercial and military targets. We've achieved a 90% reduction in their ballistic missile launches and a 95% reduction in drone attacks. More than 100 Iranian naval vessels have been sunk or destroyed over the last week and a half.
लेकिन सच ये भी है कि जंग में अमेरिका के अब तक 13 सैनिक मारे जा चुके हैं। अमेरिका के 200 से ज्यादा सैनिक घायल हैं, जिनका इलाज हो रहा है। 3 लड़ाकू विमान, 1 रिफ्यूल विमान क्रैश हो चुका है। जॉर्डन, कतर में अमेरिकी रडार सिस्टम तबाह हो चुका है। 1 दर्जन से ज्यादा अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए गए हैं। थार्ड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को ईरान ने तबाह कर दिया है। जंग में अमेरिका को कई लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। अमेरिका के डर के पीछे और खुद को ताकतवर राष्ट्र कहकर अपना डर छिपाने और फंस जाने की बात को नजरअंदाज करने की कहानी भी साफ नजर आ रही है, क्योंकि जो साथी ट्रंप के एक ऑर्डर पर किसी भी मुल्क को मिटाने के लिए रेडी हो जाते थे, वो उल्टा सुपर पावर अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन क्यों और कैसे, उसे आसानी से समझिए। फ्रांस ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। कहा यह अमेरिका की निजी जंग है, नेटो की नहीं। ईरान युद्ध में ब्रिटेन ने भी बड़ा स्टैंड लिया। कहा ब्रिटेन की रॉयल नेवी हॉर्मुज में अमेरिकी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगी। जर्मनी ने भी ऐलान कर दिया कि उसका कोई भी सैनिक पश्चिम एशिया में नहीं जाएगा। जापान, ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि हॉर्मुज में वो अपनी नेवी नहीं भेजेंगे। इटली और स्पेन जैसे देशों ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। इटली ने अमेरिका को स्पेस देने से भी मना कर दिया। ऊपर से स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेज ने भी अमेरिका को साफ मना कर दिया है, जिसके मुताबिक अमेरिकी राजनीति या अमेरिकी समाज के भीतर भी इस पर कोई आम राय नहीं है। एक तरफा युद्ध है, जिसे 2 देशों, 2 सरकारों ने अपने सहयोगियों से बिना किसी सलाह मशवरे के या तालमेल के ही शुरू कर दिया। तो खाड़ी का युद्ध सिर्फ पश्चिमी एशिया की सरहदें नहीं बदल रहा, बल्कि भारत के वॉर प्लानर्स के लिए एक चलती फिरती लाइव लेबोरेटरी बन चुकी है। वैसे भी एक अटल सत्य है, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता, कभी कभी इतिहास समंदर की लहरों पर बारूद से लिख दिया जाता है। 4 मार्च को ईरानी नौसैनिक जहाज के डूबने ने यह साबित कर दिया कि हिंद महासागर अब सुरक्षित टापू नहीं रहा। खाड़ी में छिपी यह जंग, यह सिर्फ सरहदें बदलने की लड़ाई नहीं है, यह मॉडर्न वॉरफेयर का वो ब्लूप्रिंट है जो दुनिया के तमाम देशों की नींद उड़ा चुका है और उड़ा भी रहा है। लेकिन भारत के लिए खाड़ी का युद्ध एक ऐसी प्रयोगशाला बन चुका है जहां हर मिसाइल, हर ड्रोन, हर डूबता जहाज नए सैन्य नीति की नींव रख रहा है। नया भारत अपने जज्बे और विजन से इतिहास लिखने की कुव्वत रखता है। खाड़ी युद्ध में जिन हथियारों का इस्तेमाल होते दुनिया ने देखा, उन हथियारों की काट भारत के तर्कश में भी है और रखना भी चाहिए। पश्चिमी एशिया की जंग में दुनिया ने F-16 से लेकर F-35 जैसे फाइटर जेट्स को कहर बरपाते देखा है। ईरान के शाही ड्रोन को बारूद उगलते देखा है। भारत के पास मॉडर्न हथियारों की ऐसी खेप मौजूद है जो भारत को विश्व शक्ति के तौर पर दुनिया के सामने खड़ी करती है। चाहे सुखोई Su-30 MKI हो, मिराज हो, रफाल हो या फिर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम हो, भारत किसी से पीछे नहीं है। और आज की कचहरी के स्पेशल रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे अमेरिका, इजराइल और ईरान के हथियार भारत के लिए एक नया सिलेबस लिख रहे हैं और क्या भारत इन चुनौतियों के लिए तैयार है। रिपोर्ट के मैदान में अपनी ताकत साबित कर रहे हैं। दूसरी ओर भारत का राफेल बेशक एक शानदार फाइटर जेट है, लेकिन वो स्टेल्थ विमान नहीं है। ये हमारे स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की अहमियत को और बढ़ा देता है। वहीं लंबी दूरी की मारक क्षमता में भारत के पास अमेरिका के B-2 और B-52 जैसे स्ट्रेटेजिक हैवी बॉम्बर्स की भारी कमी है, जिस पर अब सेना के भीतर बहस तेज हो गई है। बात भविष्य के योद्धाओं को तैयार करने की है। ड्रोन इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है। यूक्रेन के बाद अब खाड़ी में भी कामिकाज़े या वन वे अटैक ड्रोन्स ने तबाही मचाई है। ईरान के शाही जैसे सस्ते ड्रोन्स ने महंगे एयर डिफेंस को पस्त कर दिया है। भारत ने 31 MQ-9B रीपर ड्रोन्स का ऑर्डर तो दिया है, लेकिन उनकी डिलीवरी में देरी चिंता की बात है। भारत का हारोप ड्रोन घातक जरूर है, लेकिन संख्या कम है। स्वदेशी ड्रोन प्रोग्राम को अब युद्ध स्तर पर गति देने की जरूरत है। ईरान, इजराइल और यूएस की युद्ध से ये बहुत क्लियर हो जा रहा है कि फ्यूचर जो डिफेंस और जो फ्यूचर है वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की तरफ है और ड्रोन्स की तरफ है। और हम अभी बेंगलुरु के कॉलेज कैंपस में हैं, जहां पर 2 लोगों ने एक स्टार्टअप शुरू किया है जहां पर ड्रोन्स को एम्फीबियस बनाया जा रहा है। एम्फीबियस मतलब ये ड्रोन एयर में भी उड़ सकता है और पानी के अंदर भी जा सकता है, और इसमें पेलोड लगाकर आप
एनिमी कंट्री को अटैक कर सकते हैं, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट को सर्वेलेंस कर सकते हैं और कमर्शियल पर्पसेस में भी यूज किया जा सकता है। गौतमी और जितेंद्र जो फाउंडर्स हैं हमारे साथ हैं, बताइए ये स्टोरी कैसे शुरू हुआ? हम दोनों इंजीनियरिंग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स थे नीति मीनाक्षी में। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे हमारा बहुत इंटरेस्ट था ड्रोन्स बिल्ड करने में और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट बिल्ड करने में। वो करते करते 3 साल में बहुत कुछ किया, बहुत कंपटीशन जीता और नेशनली, लोकली, इंटरनेशनली हमारे बहुत सारे कंपटीशन विन करने के बाद हमको ऐसे लगा कि हम सिर्फ एरियल क्यों बना रहे हैं, हमको कुछ और बनाना है। फिर हमने सोचा ये जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हम बना रहे, फ्लाइंग विंग एयरक्राफ्ट हम बना रहे, ये अंदर क्यों नहीं जा सकते पानी के अंदर। इस आइडिया से ये शुरू हुआ, वो जितेंद्र का आइडिया था। इस आइडिया से वो शुरू हो के आज हम एम्फीबियस ड्रोन इंडियन नेवी के लिए बना रहे हैं अंडर आइडेक्स प्रोग्राम। सो ये ड्रोन अप टू 10 kgs पेलोड कैरी कर सकते हैं। जो करंट डिज़ाइन हम टारगेट कर रहे हैं उसको एरियल एंड्योरेंस रहेगा 2 hours, अंडर वाटर एंड्योरेंस उसका रहेगा 3 hours। सो टोटल 5 hour इट कैन डू मतलब ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। जहां तक मिसाइल का सवाल है तो मिसाइल और डिफेंस के मामले में भारत की पोजीशन मजबूत है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका की जैसम से तेज है, वहीं भारत का आकाश तीर नेटवर्क इजराइल के आयरन डोम और डेविड स्लिंग की तरह ही एक लेयर डिफेंस तैयार कर रहा है। आने वाले वक्त में डीआरडीओ का सूर्या, जो एक लेजर वेपन है, इजराइल के आयरन बीम की तरह रोशनी की रफ्तार से दुश्मन की मिसाइल को खाक करने की ताकत रखेगा। लेकिन समंदर के नीचे एक बड़ी चुनौती खड़ी है। अमेरिका की वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स इस युद्ध में अदृश्य रहकर ऑपरेट कर रही हैं। भारत के पास अपनी स्वदेशी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, इसकी कमी है, यानी एक बड़ा गैप है। साथ ही हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और विक्रमादित्य अमेरिका के निमित्ज क्लास के सामने टेक ऑफ क्षमता में पीछे रह जाते हैं। अब नोट करने वाली बात यह है कि ईरान युद्ध दुनिया के साथ साथ भारत की फायर पावर के लिए भी कई मैसेज दे रहा है। सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि जीत उसकी नहीं होगी जिसके पास सबसे अच्छा हथियार है, बल्कि जीत उसकी होगी जो इन हथियारों को सबसे तेजी से एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकेगा, जोड़ सकेगा। भारत के लिए 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन्स, न्यूक्लियर सबमरीन और ड्रोन की कमी को पूरा करना अब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि मजबूरी बन गई है।